Students, in this video we are going to study about application of dimensional analysis, विमाओं के अनुप्रयोग। प्रीवियस वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन पढ़े थे टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कोई क्वांटिटी अगर एम के सिस्टम में दी है तो उसे सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे या एफपीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। Now second application is to check the dimensional correctness of a given physical relation. दी गई भौतिक राशि या समीकरण की विमीय शुद्धता की माप करना। इसमें हम क्या करते हैं, If in a given relation the term on both the sides have the same dimensions, then the relation is dimensionally correct. This is known as principle of homogeneity of dimensions. अगर दिए गए किसी भी समीकरण या संबंध में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि दोनों ओर के जो टर्म्स हैं, पद हैं, उनकी विमाएं इक्वल हैं, सिमिलर हैं, तो वो जो रिलेशन है, वो जो इक्वेशन है, वो डायमेंशनली करेक्ट माना जाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जाम्पल है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी फॉर अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि सिंपल पेंडुलम के लिए, टाइम पीरियड के लिए एक रिलेशन है या एक फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस हमको चेक करनी है। अब इसमें सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूले में हमें ये क्वांटिटीज़ लिखी हुई होती हैं, टर्म्स दी होती हैं, वो हैं कौन कौन सी। तो इधर ये टाइम पीरियड है, t फॉर टाइम पीरियड, l फॉर लेंथ ऑफ द थ्रेड, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फॉर्मूले में सिंपल पेंडुलम होता क्या है कि आप एक स्टेशनरी स्टैंड जैसे कि कील गाड़ देते हैं दीवार में, उस पर एक धागे में कोई पत्थर बांध दो तो वो आपका पूरा का पूरा अरेंजमेंट सिंपल पेंडुलम बन जाता है। तो ये धागे यानी कि थ्रेड की लेंथ हो गई। अब ये जो पत्थर होगा इसका मास यानी कि इसका वेट नीचे की तरफ m इंटू जी होगा, यानी कि यहाँ पर g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, जब इसको आप इसकी मीन पोजीशन से हटाकर छोड़ोगे तो ये इस तरह से वाइब्रेशंस करने लगेगा। एक कंप्लीट वाइब्रेशन में जो टेकन टाइम होता है वो होता है टाइम पीरियड, जो कि t है। ठीक, l लेंथ ऑफ द थ्रेड है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसमें इस रिलेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस करने के लिए हमें क्या करना है, जैसा हम ऊपर पढ़े हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल्स टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड की डायमेंशंस। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, टाइम पीरियड, और टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकेंड में, और इसको रिप्रेजेंट किसके से करते हैं डायमेंशनली फॉर्म में, t से। तो इसकी डायमेंशन हो गई t, यानी कि t की पावर 1 भी बोल सकते हैं। इसमें m नहीं है और l नहीं है। आपने पढ़ा था डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो जनरली किस किस से मिलकर बना होता है, 3 बेसिक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज से, मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर m और l की कोई डायमेंशन नहीं है, t की है, तो इस तरह से लिख दिया। जब इस तरह से कोई डायमेंशन नहीं होती m और l की, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1 भी आप इसको लिख सकते हैं। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये राइट हैंड साइड क्या है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं जैसे 1 2 3 4 ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो 2 पाई कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। किसकी होगी, l, क्योंकि ये लेंथ है, g ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटी है, इन दोनों की डायमेंशंस होंगी। तो इनको हमने लिख दिया रूट वाली टर्म को l अपॉन जी की पावर 1/2 की टर्म्स में भी आप इसे लिख सकते हो। अब लेंथ की डायमेंशन होती है l, मीटर इसका यूनिट है, लेकिन जी की डायमेंशन कुछ और होती है, यानी कि इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब डायमेंशन ऑफ लेंथ अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये की पावर 1/2। डायमेंशन ऑफ लेंथ होती है l अपॉन
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब एक्सेलरेशन से है, और एक्सेलरेशन की आप डायमेंशन फाइंड आउट कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने करके देखा था। तो ये होती है एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2, और इसकी भी पावर क्या है 1/2 गिवन है। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो एल इस पावर को अंदर ले जाइएगा, एल की पावर 1/2 अपॉन में एल की पावर 1/2 और टी की पावर -2 इंटू 1/2। ठीक, नेक्स्ट टाइम एल की पावर 1/2 से एल की पावर 1/2 कैंसिल आउट हो गया, और इस 2 से ये कैंसिल आउट होकर टी की पावर -1 बचा। ठीक, और आगे देखेंगे तो इस टी की पावर -1 को ऊपर ले गए तो टी की पावर +1 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ना तो m की कोई पावर है ना ही l की कोई पावर है, और जब m और l की कोई पावर नहीं होती हैं तो उनको क्या लिख देते हैं 0। m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 आ गया। तो यही सेम क्या था, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन थी। तो यानी कि ये जो ये हम किसकी निकाल रहे थे, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस। तो डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आ गया डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्मूले में। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला था डायमेंशनली करेक्ट था, यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल्स टू आ गई राइट हैंड साइड की, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो इस तरह से डायमेंशनली करेक्टनेस की हम चेक कर लेते हैं कि रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो किसी भी रिलेशन को चेक करने के लिए डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, आपके लिए एक प्रॉब्लम दे रही हूँ यहाँ पर। एक रिलेशन है v इज इक्वल्स टू √2gh, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। एक ऊपर से गिर रहा है स्वतंत्र रूप से कोई पिंड, उसकी वेलोसिटी है v, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h जिस ऊंचाई से गिर रहा है वो हाइट है। तो आपको ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला, ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और उनमें आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, संबंध स्थापित करना है। तो आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस ये भी कर सकते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब लेफ्ट हैंड की डायमेंशंस इक्वल्स टू हो जाएं राइट हैंड की डायमेंशंस। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए आप फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आपको गिवन होंगी उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको वो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है उनका पता है कि कौन कौन सी क्वांटिटी हैं, यानी कि वो नोन क्वांटिटी होनी चाहिए आपके लिए। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसे। क्वेश्चन है द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन टी ऑफ अ सैटेलाइट around the earth depends on the universal gravitational constant capital G, the mass of the earth capital M, and the radius of the circular orbit R. Obtain relation for time period या time of revolution T. एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ R रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तो उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला यानी कि रिलेशनशिप आपको बतानी है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट टी। तो इसमें क्या करते हैं हम, हमें जिसके लिए रिलेशन एक्चुअली फाइंड आउट करना होता है, यानी कि ऑब्टेन रिलेशन फॉर टी, तो टी के लिए हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है एक्चुअली। तो उसको साथ में जो गिवन क्वांटिटीज़ हैं और नॉन क्वांटिटीज़ हैं उनको पहले हम एक जगह लिख लेते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि टी इन पर जी एम और आर एक्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ एम, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आर पर किस तरह से डिपेंड करता है, यानी कि स्क्वायर की टर्म्स में है, 1/2 पावर की टर्म्स में है, या कोई अनदर पावर की टर्म्स में है। तो पावर्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। डायमेंशन इज द पावर्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनकी डायमेंशन कंसीडर करें, जिनकी टर्म्स का हमें ये देखना है कि किस तरह से डिपेंड कर रहा है, उन पर हम डायमेंशंस कंसीडर करें। तो हमने लिया लेट द डायमेंशंस
ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी की डायमेंशन हमने मान ली ए है, और कैपिटल एम यानी कि मास की डायमेंशन हमने मान ली बी है, और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की डायमेंशन हमने कंसीडर कर ली कि ये सी है। ठीक, इसके बाद फिर इन तीनों को लिख लो, जिसके लिए एक्चुअल में रिलेशन फाइंड आउट करना है उसे लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, बाकी को राइट हैंड साइड, और इनके बीच में एक प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाइएगा। उसके बाद इन तीनों क्वांटिटीज़ को लिख लिया। जी की डायमेंशन हमने ए कंसीडर किए तो इसकी पावर ए, एम की डायमेंशन हमने बी कंसीडर किए तो बी, आर की पावर सी, क्योंकि आर की डायमेंशन हमने सी कंसीडर की है। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम यहाँ से रिप्लेस करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ऑन राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ की डायमेंशंस लिखेंगे। तो उसके लिए हमें अलग अलग सेपरेट क्वांटिटीज़ की डायमेंशन पता होनी चाहिए। टाइम पीरियड की डायमेंशन होती है टी की पावर 1 यानी कि टी, मास की डायमेंशन होती है एम, और रेडियस को लेंथ की फॉर्म में मेज़र करते हैं तो इसकी डायमेंशन होती है एल, और ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इसकी डायमेंशन होती है m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये कैसे आती है, यहाँ पर मैंने सॉल्व आउट करके देखा है। आप ये एक फॉर्मूला जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल जी आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो mlt -2, आर की लेंथ है तो l2, मास की m2 हो जाएगी, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगी m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। तो अब आपके पास सारी अलग अलग सेपरेटेड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस हैं, उनको यहाँ पर आप लिख लेंगे इसी फॉर्मूले में। दोनों तरफ की डायमेंशंस लिख दी हमने, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, क्योंकि इधर t ही है, इज इक्वल्स टू के, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती इसलिए उसे कांस्टेंट ही रहने दिया। g की डायमेंशन ये होती है इसलिए हमने g की डायमेंशन ये लिख दी की पावर a, m की डायमेंशन m की पावर 1 तो ये हमने लिख दिया, l की पावर, r की डायमेंशन l की पावर 1 की पावर c। अब के कांस्टेंट के ए को अंदर मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो यह जाएगा m की पावर -a, l की पावर 3a और t की पावर -2a। इसकी b के अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, पावर की मल्टीप्लाई तो m की पावर b, इधर l की पावर c आ जाएगा। ठीक, अब जो मल्टीप्लाई होती है अगर क्वांटिटीज़ की आपस में, तो जो सिमिलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी डायमेंशंस यानी कि उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ m की पावर -a प्लस b, l की पावर 3a प्लस c, यहाँ पर 3a प्लस c, t की पावर -2a और कोई है नहीं तो ये हो गई। अब इसके बाद दोनों तरफ की हमने डायमेंशंस कंप्लीट की, फिर क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड, यानी कि m की जो इधर डायमेंशन है उसका कंपेयर करेंगे इधर वाले से, l की इधर की डायमेंशन का कंपेयर करेंगे इधर वाले से, और t की डायमेंशन का कंपेयर करेंगे इधर वाली डायमेंशन से। कंपेयर करने पर -a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, 3a प्लस c इज इक्वल्स टू 0, -2a इज इक्वल्स टू 1। तो इसे आगे सॉल्व आउट करेंगे तो a इज इक्वल्स टू आ गया -1/2, और b की और इस a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन ये आ जाएगा 3 × -1/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया -3/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और c इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से, इधर जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा यानी कि 3/2। c की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसी तरह से आप इसका फर्स्ट इक्वेशन में यानी कि -a प्लस b वाली में फिर से a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू रखेंगे तो माइनस इंटू -1/2, a की वैल्यू है -1/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0।
ठीक, यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 1/2 प्लस b इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। अब आपके पास a की, b की और c की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं, जो आपके पास प्राइमरी फॉर्मूला है, ये इसमें पुट कर दीजिएगा। ऑन द पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला, ये तो ये आ जाएगा g की पावर a, तो g की पावर a की वैल्यू है -1/2, m की पावर b, m की पावर b का मतलब है b की पावर है ये -1/2, और r की पावर c, c का मतलब है 3/2। ठीक, यानी कि 1/2 तो सारा ही कॉमन है, साथ में 3 और है, तो इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो के ये जो पावर्स हैं इनको अपॉन की टर्म्स में लिख दो कि m की पावर 1/2, g की पावर 1/2। ठीक, और r पॉजिटिव पावर है, तो ये 1/2 का मतलब होता है रूट, तीनों की पावर 1/2 है तो रूट, साथ में r का क्यूब और बचा। तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया t इज इक्वल्स टू के रूट r क्यूब अपॉन m इंटू जी या g इंटू m। ये हमारा टाइम पीरियड, रिवॉल्यूशन ऑफ टाइम ऑफ अ सैटेलाइट का रिलेशन मिल गया, जो कि हमें पता नहीं था कि ये रिलेशन होता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब आप ये प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर सॉल्व करेंगे। एक ये प्रॉब्लम है, दूसरी 2.2 एंड 2.3 पेज नंबर 35 NCERT में है आपकी ये प्रॉब्लम, आप ये सॉल्व करेंगे।